नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के यूट्यूब चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करते हैं। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट ये आपका किन किन परीक्षाओं के लिए है, आप इस बात पर गौर करिएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई और पुलिस सबको कवर करते हुए चल रहे हैं। अब यूपीएसआई और पुलिस वाले लोग इसका एडवांस मत करिएगा, बाकी इसका अर्थमेटिक आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए सीडीएस के लिए भी लाभदायक होगा और कैट के लिए भी लाभदायक हो सकता है आपके, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर बनाया गया है। अब बात आती है कि पेपर आपको कहाँ से मिलेगा। ये प्यारा पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सौरभ खरे और हमारे व्हाट्सएप चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। जो हम पेपर लिए हैं ये आपको प्रिंट निकाल लेना या आप अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से आप इसको डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का पहला पेपर है, इस सीरीज का नाम है S1। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं S1 सीरीज। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 84 और 21 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 1 और 4 है, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लिखा गया है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 84 and 21 respectively. If the ratio of the two numbers 1:4, then the larger of the two number is. अब आप यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है S1 सीरीज का, कह रहा है इसका जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम दिया गया है वो 84 है और इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 21 है। दोनों का रेशियो, पहला फर्स्ट और सेकंड संख्या का जो रेशियो दिया गया बेटा 1:4 दिया गया। अब वो कह रहा बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों संख्याएं जो होंगी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 21 है। तो बड़ी संख्या आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4 इंटू कितना हो जाएगा, 21। 21 4 कितना हो जाएगा आपका 84। बात क्लियर हो पा रही। 21 4 क्या हो जाएगा 84। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 84 हो जाएगी, क्योंकि आप ये समझें जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो दोनों संख्या को प्राइम होती हैं। कैसी होती हैं, दो को प्राइम होंगी। अपन का देखो इनमें कोई कॉमन तो है नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 21 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 21 है। तो 21 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये संख्या होगी 21 4 84, एक हो जाएगी 21 से कम 21। अगर छोटी संख्या पूछता तो 21 होगी और बड़ी संख्या पूछता तो 84 होगी। तो इसमें पूछा गया था, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो 84 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, समांतर श्रेणी से लिया गया है। एक समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी एपी कह रहा है का प्रथम पद ए और सर्वांतर 4 है, तो 40 पदों का योग क्या होगा। समांतर श्रेणी के बारे में समझिए। समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर कोई सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d के पद इस रूप में दी गई है, तो इस श्रेणी को कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। क्यों कहते हैं, अंतर जिसका समान हो। अंतर क्या हो, इसका समान हो। अंतर अगर यहाँ पे देखेंगे इसका डिफरेंस क्या आएगा, इस वाले पद से इसको घटा देंगे तो ए से ए कट जाएगा, कितना आएगा डिफरेंस, डी आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, 2d में से डी कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका, डी बचेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका यहाँ बराबर होता है। तो इसका tn, जैसे हम कोई कहें 4, एग्जाम्पल लें 6 8 10, इस तरीके से देखें तो ये समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का। अब बात आती है इसके दो फॉर्मूले की, एनवा पद क्या होता है और इसका योग क्या होता है। तो हम लोग अगर एपी के टीएन पद की मान देखें, टीएन nth टर्म क्या होगा, तो टीएन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर देखा जाए तो पूछा है इसका प्रथम पद जो दिया गया है 4, सर्वांतर डी भी 4 है, डिफरेंस भी इसका कितना है 4 है। n 40 पदों का योग चाहिए इसको, तो योग चाहिए तो 40 पदों का योग, ये तो आपका nवां पद हो गया। इसका योग कितना होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद है समांतर श्रेणी का, ये आपका क्या है, Sn है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 40/2, 2a 2 गुणा 4 प्लस n माइनस 1, कितने पद हैं, 40 में से एक जाएगा 39, इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 4। बात क्लियर ऊपर है। यहाँ कितना होगा, अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8।
अब जैसे 39 गुणा 4 कर रहे हैं तो आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक तो आप 39 गुणा 4 डायरेक्ट कर सकते हो, दूसरे तरीके से आप क्या करना देखिएगा 40 गुणा 4 कर सकते हैं। 40 चौको कितना हो जाएगा 160। अब 160 में 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 160 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 156। इस तरीके से आपको गुणा करना सीखना है। इस तरीके से आपको क्या करना है गुणा करना सीखना है। जैसे यहाँ 40 गुणा 4 अगर 39 गुणा 4 लिख रहे हैं, हमने ऐसा क्यों कर पाए देखो, अगर आप देखें 39 इंटू 4 को अगर ऐसा लिखें हम लोग 40 माइनस 1 इंटू 4 तो लिख सकते हैं 160 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 154। बात क्लियर हो पा रही होगी। हम 156 कितना हो जाएगा 156। तो इस बात को हम लोग डायरेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे एग्जाम अगर आप हॉल में आप बैठे हैं तो आप गौर करिएगा, वहाँ पे 4 चौको 16 160 4 घटा देंगे कितना होगा 156। अब आपका यहाँ पे आंसर आने पर हो जाएगा 20 इंटू 8 6 14 और 6 164 गुणा कर देंगे 2 चौको 8 2 6 12 2 एकम 2 1 3 32 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 32 80। बात क्लियर हो पा रही है। अगला क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी का। लिख रहा है सूत्र याद कर लेना आपको। Tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का Tn कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं हम लोग। गुणोत्तर श्रेणी में लिखा गया है एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद कितना है 5 है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है जीपी क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर कोई पद ए आर स्क्वायर इसका सर्व अनुपात बराबर होता है, कॉमन रेशियो बराबर होता है। क्या बराबर होता है बेटा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा ए आर बटे ए आ गया कितना आर। इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो निकालो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। यहाँ भी कितना बचेगा आर। जब ऐसी सीरीज हो जिसका रेशियो बराबर हो उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी कॉमन रेशियो। Tn कितना होता है इसका सूत्र याद करिएगा। Tn बराबर होता है ए आर एन माइनस 1। Tn बराबर होता है ए आर एन माइनस 1। अच्छा इसका Sn कितना होता है Sn होता है गौर करना ए आर की पावर एन माइनस 1। गौर करना इस वाले -1 को। ए वाला जो -1 है जो पावर में घात में है, ए वाला जो -1 है वो बेस में है। आर की पावर एन -1 है। आर की पावर एन -1 बटे कितना हो जाएगा आर -1। आर -1 यहाँ पे जो सवाल आएगा यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन होना चाहिए 1। आर इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 1। क्लियर हो रही बात। अगर दूसरा Sn निकाले ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर कितना होता है 1 माइनस आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन आर। 1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आर। बात क्लियर हो पा रही है। अगर आर का मान छोटा है तो ये वाला सूत्र, आर का मान बड़ा है तो। अब दिमाग में एक बात और चल रही होगी, अभी इसमें ऐसा भी सवाल आया है आर बराबर अगर 1 हो जाए तो इसका योग क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी का, बताएगा कोई। आर बराबर अगर 1 हो जाए तो गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होगा। अगर आर बराबर 1 करेंगे, आर बराबर कितना करेंगे 1 करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0। और 0 का किसी संख्या भाग देंगे तो अनंत हो जाएगी सीरीज। क्या हो जाएगी आपकी पदों का योग कितना हो जाएगा अनंत। तो कभी भी आप याद करिएगा आर बराबर 1 जब भी आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि इस श्रेणी का जो योग होगा वो कितना होगा इनफाइनाइट होगा। यूपीएससी में सेम सवाल यहाँ से उठा, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आया था। अब एस अनंत निकाला जाए, एन अगर अनंत है, अभी हम लोग पूरे योग की बात अनंत कर रहे थे। अगर एन का मान अनंत पदों तक दिया गया है तो याद करिएगा ए बटे 1 माइनस आर होता है। ए बटे 1 माइनस आर। तीनों सूत्रों को आपको काम करना है। एस एन बराबर यहाँ पे 4 फॉर्मूला बनेंगे। टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1, एस एन बराबर ए की पावर आर एन माइनस 1। यहाँ पर देखना ये पावर के रूप में है, ये आपका बेस के रूप में है। आर माइनस 1, आर इज ग्रेटर देन 1 होगा। एस एन बराबर होगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 इज ग्रेटर देन आर। एस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा कि एन पदों, अब एन पद तक नहीं अनंत तक है ये सीरीज जो है। अगर यहाँ पे एन पद ना हो करके ये अनंत पदों तक चली जाए तब ये वाला सूत्र लगेगा नीचे वाला ए अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला कई जगह आया है, बात क्लियर है।
इन फॉर्मूले पे हम लोग को काम करना है। तो टी एन, एस एन, एस एन और एस अनंत, एस इनफाइनाइट। तो 4 फार्मूला याद है, गुणोत्तर श्रेणी का आपका सवाल एग्जाम में आराम से हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या पूछा गया था। इसको रेज कर दे, करे ना। इसमें देखो हम लोगों ने टी एन बराबर पढ़ा है ए आर एन माइनस 1। पूछ रहा है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, ए बराबर कितना है 5। यहाँ पे दिया गया है ए बराबर 5 और समान अनुपात आर रेशियो बराबर दिया गया है। तो पूछा इसका 8वां पद क्या होगा, एन बराबर 8, एन बराबर 8। T8 निकालना है, 8वां पद निकालना है, ये हो जाएगा आपका 5 और समान अनुपात 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। क्या लिख सकते हैं 128। 5 8 40 हो जाएगा, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 5 1 5 1 6। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 640। इसका 8th टर्म जो होगा, 8वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा 640। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीसेट में पूछा जाता अधिकांश। कह रहा है किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों में से 25 बड़े पढ़ते हैं, 15 गणित और 13 भौतिकी, 3 विद्यार्थी गणित और गणित, 4 विद्यार्थी गणित और भौतिकी, 2 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, 1 विद्यार्थी सभी 3 विषय एक साथ पढ़ता है। कितने विद्यार्थी तीनों में से कोई विषय नहीं पढ़ते हैं। Out of 80 students in a class, 25 are studying commerce, 15 mathematics and 13 physics, 3 are studying commerce and mathematics। इस तरीके से पूरा सवाल दिया गया है। अगर देखा जाए, हम इसको आपको बताएं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम होता क्या है, यदि आप 3 विषय की परीक्षा देते हैं तो कितनी संभावनाएं, कितनी घटनाएं घट सकती हैं। मान के चलो आपने 3 विषय की परीक्षा दी, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की आपने अगर परीक्षा दी, क्या क्या हो, तीनों में पास हो सकता व्यक्ति। एक संभावना ये हो जाएगी, मैथ और इंग्लिश में पास हो जाएगा, रीजनिंग में फेल हो जाएगा, रीजनिंग में पास हो जाएगा और इंग्लिश में पास हो जाएगा, इसमें फेल हो जाएगा, इस वाले में फेल हो जाएगा, इन दोनों में पास हो जाएगा। इस तरीके से 3 कंडीशन ये हो गई, 1 में फेल 2 में पास। फिर क्या करिएगा, 2 में फेल हो जाएगा, 1 में पास, 2 में फेल हो जाएगा, 1 में पास और 1 में पास और 2 में फेल। 3 3 कितनी कंडीशन होंगी 6। एक ऐसी कंडीशन आएगी जो तीनों में फेल हो जाएगा। तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी परीक्षा में, अगर आप 3 विषय की परीक्षा देते हैं तो कितनी विषय परीक्षा संभावना बनेंगी आपकी, 3 3 6 और 2 8। 8 संभावनाओं को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रखते हैं उसको देखते हैं। 8 संभावनाओं को, और इन संभावनाओं का योग कितना होगा, अगर देखा जाए तो 100% होगा। इन संभावना का योग कितना होगा 100% होगा। भिन्न के रूप में कंप्लीट 1 होगा। 2 बातें याद रखिएगा। अगर आप देखें अब किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों में, इस तरीके से बनेगा जी आपका। किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों में 25 वर्ग पढ़ते हैं। ये कॉमर्स मान लो, कॉमर्स को वर्ग कहते हैं। 25 पढ़ते हैं कॉमर्स, 15 गणित पढ़ते हैं, मैथ मान लीजिएगा, 15 मैथ पढ़ते हैं और 13 भौतिकी फिजिक्स पढ़ते हैं। 3 विद्यार्थी बढ़त जो गणित पढ़ते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले बीच वाला पोर्शन निकालना जो तीनों पढ़ते हैं। 3 कौन से पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा गई, लास्ट के सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा, 1 विद्यार्थी सभी 3 विषय एक साथ पढ़ते हैं। 1 विद्यार्थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,
यहाँ कितना हो जाएगा 1। फिर अब दो को और देखते हैं। 3 विद्यार्थी बढ़त जो गणित पढ़ते हैं, 3 विद्यार्थी बढ़त जो गणित पढ़ते हैं, 3 विद्यार्थी बढ़त जो गणित पढ़ते हैं, तो इसका मतलब एक तो ये पढ़ चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, तो 1 हो गया, 2 और 1 3। अगला लिख रहा है 4 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, 4 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, 4 विद्यार्थी ये दोनों पढ़ते हैं, 1 हो चुका है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, कितना बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। 2 विद्यार्थी बढ़त और भौतिकी पढ़ते हैं, 2 विद्यार्थी बढ़त और भौतिकी पढ़ते हैं, तो 1 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब आप बताइएगा पूरा सर्किल 25 का था, 2 1 3 1 4 घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 21, कितना बचेगा यहाँ पे 21। यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 3 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 9, 3 और 2 5, यहाँ कितना बचेगा 8। अंग लिखा गया है सभी 3 विषय एक पढ़ता है, कितने विद्यार्थियों तीनों में से कोई विषय नहीं पढ़ता है। हमने बताया था 8 कंडीशन होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक कंडीशन क्या होगी, ना तो वो मैथ पढ़ता होगा, ना तो वो मैथ पढ़ता होगा, ना कॉमर्स पढ़ता होगा, ना आपका फिजिक्स पढ़ता होगा, इसी को निकालना है। इन पूरी कंडीशंस का जो योग होगा वो टोटल विद्यार्थियों के बराबर होगा। टोटल विद्यार्थी यहाँ कितने दिए गए हैं बेटा, 80 दिए गए हैं, तो आपके पास सवाल का आराम का आंसर था इन सब का योग प्लस एक्स, इन सब का योग प्लस एक्स, क्या योग कर लीजिए 1 2 1 2 3 1 4 3 7, 7 हो जाएगा, इन सब का योग कितना होगा 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 20, 24 और 21, 24 और 21 हो जाएगा 45। तो आप क्या सकते हैं 80 बराबर हो जाएगा x प्लस 45। तो यहाँ बचेगा कितना x बराबर 24 और 21 कितना होगा आपका 45। यहाँ हो जाएगा कितना आपका 35, कितना हो जाएगा 35। तो कितने विद्यार्थी तीनों में से कोई विषय नहीं पढ़ता, 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों में से कोई विषय नहीं पढ़ते। हो पाएगा। अगला क्वेश्चन लिया गया है, किसी बल्लेबाज के 12 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 13वीं पारी में 96 रन अर्जित करके अपने औसत रन में 5 की वृद्धि करता है, 13वीं पारी के अंत में उसका औसत रन क्या है। A batsman has a certain average of runs for 12 innings. In the 13th innings, he scores 96 runs, thereby increasing his average by 5 runs. What is the average after the 13th innings? उसकी 13th innings क्या है? इसको देखो बहुत आसानी से लगाना है, एवरेज को समझिएगा। वो कह रहा है 12 इनिंग्स हमारे पास, 12th इनिंग्स है, इसका कुछ एवरेज रहा होगा कह रहा है। जब वो 13वीं पारी जोड़ता है, यहाँ समझिए कायदे से, जब वो 13वीं पारी जोड़ता है, 13th इसकी इनिंग्स आती है, 13th इनिंग्स में वो कितने रन बनाता है 96, 13th इनिंग्स में वो 96 रन बनाता है, 13th इनिंग्स में वो कितने रन बनाता है 96। वो कहता है कि उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। भैया अगर 5 रन इसका एवरेज बढ़ेगा, गौर करना इस बात को, अगर इसका एवरेज 5 रन बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि सबको 5-5 देगा, नहीं देगा। एवरेज माना क्या होता है, सबको क्या देगा, सबको 5-5 दे देगा। यहाँ 12 खिलाड़ी पहले से बैठे हैं और 5 रन एवरेज बढ़ा रहे, तो एवरेज माना होता है मानक वैल्यू, सबकी मानक वैल्यू कितनी बढ़ेगी 5-5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60। यहाँ से 5-5 एवरेज बढ़ा रहा है तो सबका 5-5 बढ़ेगा। एवरेज का मतलब प्रत्येक वस्तु की राशि, 12 पंचे 60 बढ़ जाएगा, 60 घटा दो कितना बचेगा आपका 36। अब आपका एवरेज कितना है 36 से सवाल समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखिएगा, क्लियर हो पाई बात। अगला सवाल है, किसी संस्था के कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपये है, कर्मचारियों का जिसमें मजदूर और दोनों क्या है शामिल है। अगला कह रहा है एक अधिकारी का औसत वेतन 10,000 रुपये है जबकि मजदूर का 2,000 रुपये है। अब यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं, अधिकारी ऑफिसर हो गई, मजदूर आपका लेबर हो गई। इनका जो औसत वेतन है, अधिकारियों का जो है 10,000 है और कर्मचारियों का जो है लेबर वर्ग का है वो 2,000 है। दोनों का अगर देखा जाए मिक्सचर का, दोनों अधिकारी और लेबर दोनों का अगर मिला लिया जाए तो एवरेज हो जा रहा है इनका कितना 3,000। एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, एलिगेशन में क्या होगा 3,000 में से 2,000 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1,000 और 10,000 में से 3,000 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका 7,000।
तो इनकी संख्या का जो अनुपात होगा वो 1:7 होगा। एक अधिकारी है और 7 कर्मचारी हैं, एक अधिकारी है और 7 कर्मचारी हैं। टोटल कह रहा है यदि संस्था में कुल 400 कर्मचारी हैं, संस्था में कुल 400, 8 की वैल्यू कितनी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 8, 8 की वैल्यू कितनी है 400, एक की वैल्यू कितनी आएगी 50, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑफिसर कितने हैं 50 से कम 50 और कर्मचारी कितने हैं 350। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। आंसर कितना हो जाएगा आपका ए वाला। अगर आपको एक बात अगर इस पर गौर करें, कोई रीजनिंग लगा देता है इस सवाल में तो आसान हो जाता सवाल। 400 कर्मचारी, जिस ऑप्शन का योग 400 रहेगा वही इसका आंसर होगा नहीं होगा, जिस ऑप्शन का योग 400 रहेगा वही इसका आंसर होगा। पहले ऑप्शन में 400 आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं हो पाएगा, तीसरे में 400 नहीं हो रहा है और चौथे में नहीं 400 हो रहा है। तो आपको शायद लगाने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं पड़ती। जब अगर योग आपका दोनों का दिया गया है तो आप डायरेक्ट कहेंगे 350 और 50, एक ही ऑप्शन में 400 हो रहा था। ये बहुत चालाकी से सवाल डाला गया था कि आप इसको लगाएंगे तो टाइम आपका बर्बाद हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है 7 वाला। दो भाइयों के व्युत्क्रमों का योग उनके व्युत्क्रम के अंतर का 5 गुणा। दो भाइयों की वैल्यू मान लो ए ओ बी, इनकी आयु है जो ए ओ बी है। वो कह रहा है दो भाइयों की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/a प्लस 1/b का योग उनके व्युत्क्रमों के अंतर का कितना गुना है, 5 गुना है, मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ से करेंगे तो b + a बराबर कितना बटे ए बी, यहाँ से आएगा कितना 5b - a बटे बी। जो लोग, कई लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे a - b करके चले जाएंगे। कई लोग यहाँ क्वेश्चन करके गलत करके आए, यहाँ b - a होगा, क्या होगा b - a, ए बी से भी कट जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा a + b बराबर 5b - a। यहाँ पे अगर ये आएगा तो 2a, यहाँ हो जाएगा 4b, 2a 5b 5a होगा यहाँ पे ना, अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 से बराबर 4b, 2 3 जा 4 6, 2 2 जा 4, a⁻b हो जाएगा 2:3, a⁻b हो जाएगा 2:3। हमने ए ओ बी का जो रेशियो निकाल लिया, यहाँ से देखो जो रेशियो आया वो कितना आया बेटा 2:3 आ गया। बात क्लियर हो पा रही है। अब आसान हो गया सवाल, यदि उनकी आयु के गुणनफल और योग का अनुपात, अब हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यदि उनकी आयु के गुणनफल, इसको हम अगर ये मान लें 2x है तो कितना है 3x है, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 2×3 6x², योग कितना होगा 3 2 5x का रेशियो जो है 1.4 कितना लिखा गया है 14.4 अपॉन कितना लिखा गया 1। यहाँ से आप कर दीजिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 1 से x कट जाएगा, 6 से हो जाएगा 6 दूनी 12 6 चौको 24 और 2 x और आ जाएगा कितना 12, x और हो जाएगा 12। उनकी आयु निकालें तो उनकी आयु का जो हो जाएगा, अगर देखें आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु और बी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था 2x और 3x, यहाँ हो जाएगा कितना 12 दूनी 24 और 12 3 36, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 3 36। दूसरा ऑप्शन दिया गया था, अगर आप इसको हमने बेसिक्स बताया है, अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन से ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर काम करें, यदि उनके गुणनफल दोनों का गुणा कर लो और उनका योग का भाग दे तो आपका 14.4 आ जाएगा, कितना आएगा 14.4। ऐसे भी आप लगा सकते थे, लेकिन कहीं पहला ऑप्शन ना होता दूसरे पे जाना होता, टाइम वहाँ पे ज़्यादा लग सकता था। ये ऐसा था, इसका आना तय था, ठीक है ना।